हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा क्रू। आज हम डिस्कस करेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्पेक्ट्रम के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि स्पेक्ट्रम का 7 चैप्टर है। और इसमें हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या बुक में दिया हुआ है, व्यूज़, क्रिटिक्स के व्यूज़, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस चैप्टर की। और अगर आपको ऐसे चैप्टर्स और भी चाहिए स्पेक्ट्रम के, मेडिवल हिस्ट्री के, या कोई भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड डिस्कशन एंड एनालिसिस में चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इसमें हमें जो मेन पॉइंट्स हैं जो बुक में दिए हुए हैं, वो बेसिकली ये हैं कि जो इवेंट्स बिफोर द रिवोल्ट, रिवोल्ट से जो पहले के इवेंट्स हैं वो क्या हैं, मेजर कॉजेज़ क्या थे, जिसमें कि कॉजेज़ की भी ब्रांचेज़ होती हैं, जैसा आपको पता है कि भाई इकोनॉमिक था, पॉलिटिकल था कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज क्या था। तो ये सब भी हमें दिया हुआ है जो हमें डिस्कस करना है। बिगिनिंग एंड नेशन वाइड आउटस्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, शुरुआत कहाँ से हुई और नेशन वाइड आउटस्प्रेड कहाँ तक पहुँचा, पहुँच कहाँ तक गई इस रिवोल्ट की। भाई इंडिया लेवल था, नदर्न इंडिया में था, सिर्फ साउथ में था, कहाँ था, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही था, कहाँ इसकी आउटस्प्रेड हुई वो भी देखेंगे हम, जानेंगे हम। एंड सप्रेशन हुआ, कैसे सप्रेस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ऑब्वियसली सप्रेस तो हुआ ही था बिकॉज इट वाज अ फेलियर, इट फेल्ड एंड इट वाज सप्रेस्ड। रेबेलियन फेल क्यों हुआ था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर भी इसमें हमें देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली इंडिया का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है, जो सेक्युलरिज्म एंड यूनिटी जो शुरू से इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसने हमें आज़ादी दिलाई है, जिसने हम जो आज तक हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट है। एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट क्या थे, सिग्निफिकेंस क्या थी रिवोल्ट की, एंड व्हाट वाज द नेचर ऑफ द रिवोल्ट, वाज इट जस्ट एन इंडिपेंडेंस वॉर, वाज इट जस्ट ए सीपॉय म्यूटिनी, और वाज इट अ बिट मोर देन दैट। ये सब हमें क्रिटिक्स ने बताया भी है। काफ़ी लोग इसे बोलते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, कि भाई ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, बट मोस्टली क्रिटिक्स इसे ये बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंस वॉर नहीं था। वो भी देखेंगे हम कि ऐसा क्यों बोला जाता है। सो लेट्स मूव ऑन। इवेंट्स बिफोर द रिवोल्ट का जो हमें बुक में दिया गया है, उसमें ये बताया गया है कि जो रिवोल्ट था उससे पहले के क्या ऐसे प्रीकर्सर जो थे, जो जो इवेंट्स थे, जो 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 काम हुआ था, ऐसा क्या क्या हुआ था जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ था। कौन कौन से ऐसे इवेंट थे दैट लेड अप टू द मोमेंट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, इवेंट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1757 में बेसिकली 100 साल पहले ही बैटल ऑफ प्लेसी में जो ब्रिटिश ने लेड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग पावर इन नदर्न इंडिया। बैटल ऑफ प्लेसी के बाद ब्रिटिश ने जो है पहला स्टेप ले लिया था इंडिया में। पावर जो नॉर्थ इंडिया में उनकी पावर फैल चुकी थी। और 1857 का रिवोल्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टर एंड पॉलिसीज़ ऑफ कॉलोनियल रूल आफ्टर 1757। जो 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी के बाद जो पॉलिसीज़ आई थी, 1857 का जो रिवोल्ट है वो उन पॉलिसीज़ और कॉलोनियल रूल की उन पॉलिसीज़ और जो कॉलोनियल रूल का जो कैरेक्टर था उसका एक बाय प्रोडक्ट था ये। क्योंकि जो इनकी पॉलिसीज़ थी और जो इनका जो कैरेक्टर था रूलिंग का, वो एक्सट्रीम रेसिस्ट जो कैरेक्टर था इनकी रूलिंग का। एंड तो इसका बेसिकली ये बाय प्रोडक्ट था रिवोल्ट, इंडियन लोगों के द्वारा जो है इसका बेसिकली एक आंसर था। एंड द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़, जैसा कि हम जानते हैं एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ लेड आउट बाय द ब्रिटिशर्स, जो पॉलिसीज़ थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वगैरह जो भी थी वो, जो सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सब जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज़ लाए थे, जो ये बेसिकली एक्सपेंशन करने की पॉलिसीज़ ही थी कि भाई एनेक्स कर लो दूसरों का लैंड जो रूलर्स का है, जिन पे नेचुरल हेयर्स नहीं हैं वगैरह वगैरह, जो भी जो इनके जो पॉलिसीज़ ये कॉलोनियल रूल वाले लाए थे एनेक्सेशन वगैरह की, जिनका सिर्फ एक ही पर्पस था इंडिया को एक्सप्लॉयट करना ओवर द ईयर्स ऑफ अफेक्टेड पीपल ऑफ ऑल क्लास। और इस एक्सप्लॉयटेशन से जो है हर क्लास का इंडियन अफेक्ट हुआ था, फ्रॉम रूलर्स टू पेजेंट्स।
दिस डिसकंटेंट दैट हैड बिन बॉइलिंग डाउन, जो ये डिसकंटेंटमेंट जो थी लोगों में, जो ये रिजेंटमेंट थी, जो ये गुस्सा था, ये बॉयल डाउन हो रहा था इतने सालों से। लाइक यू कैन ऑलरेडी सी 1757 से लेके 1857, 100 ईयर्स का पीरियड तो यही है। और जो काफ़ी सालों से और भी हो रहा था, वो फाइनली बर्स्ट एंड लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक। Even before the revolt of 1857, there was dissatisfaction with the company rule and movements against their interference in the traditional customs. इससे पहले भी काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन था, छोटे मोटे, और ये रिबेलियन एंड रिवोल्ट तो हुए ही थे, ये पहला ऐसा इवेंट नहीं था। एंड लेकिन जो डिसेंटमेंट थी बेसिकली लोगों में, सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस की वजह से नहीं थी, ना ही सिर्फ एनेक्सेशन की वजह से थी। इसमें ये भी एक रिलीजियस रीज़न भी था, रिलीजियस रीज़न भी था, और एक ये फैक्टर भी था कि हमारे ट्रेडिशनल जो इंडियन सोसाइटी है उसकी जो कल्चरल डिस्ट्रप्शन ये कॉज कर रहे थे, कि भाई हर उसमें टांग अड़ाना अपनी, कि भाई ऐसे नहीं वैसे, या सती प्रथा या विडो रीमैरिज, जो कि एक तरीके से पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं सोसाइटी के अगर देखा जाए तो। बट उस टाइम पे लोग इंडिया में ये माना जाता था कि ये सब हमारा कल्चरल फैक्टर है, और इनमें कोई इंडल्जेंस किसी फॉरेनर की इंडल्जेंस जो है इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इसने भी रिजेंटमेंट पैदा करी। फिर हम आते हैं हाई रेवेन्यू डिमांड्स इवन ड्यूरिंग द फेमाइंस। भाई फेमाइंस के दौरान भी ये जो है सिविलियन से हाई रेवेन्यू मांगते थे। इसी के कारण एक ये भी एक फैक्टर बना सिविलियंस की इन्वॉल्वमेंट का रिवोल्ट में। तो इनमें जो इवेंट्स में हमने देखा कि भाई बेसिकली मोटा मोटा जो बुक में दिया गया है वो यही दिया गया है। ये ज़्यादा कोई बड़ा वो नहीं है बुक में, लेकिन ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी हमें काफ़ी कुछ बताती है कि भाई क्या क्या इवेंट्स थे वो जिसकी वजह से ये रिवोल्ट की शुरुआत लोगों के मन में हुई। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। तो हाँ, ये दो मेजर कॉजेस थे, वो हम आगे पढ़ेंगे जो बुक में दिए हुए हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशो रिलीजियस, सीपॉइज वाला फैक्टर तो हमें पता ही है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। बेसिकली इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये एक वो फैक्टर है जिससे ये ब्रोक आउट हुआ था जो वॉर था। द discontentment among the sepoys was the primary reason for the breaking out of the revolt of 1857। जो एनफील्ड राइफल वाला जो इशू था जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए थे सीपॉयज़ के, तो बेसिकली वो ही एक स्टार्टिंग फैक्टर था रिवोल्ट का। वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था रिवोल्ट का, जिससे स्टार्ट हुआ। फैक्टर्स तो ये काफ़ी सारे, ये जो फैक्टर्स हैं ये काफ़ी फैक्टर्स हैं सारे। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, ये कोई कॉजेस तो नहीं है, बट ये एक इन्फ्लुएंशियल जो जिसने इंडियंस को इन्फ्लुएंस करा कि भाई हम भी इनके अगेंस्ट जा सकते हैं। ऐसे कुछ इवेंट्स हुए थे उस टाइम पर जिसने ये कॉन्फिडेंस लाया इंडियंस में कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाया जा सकता है, वो अनडिफिटेबल नहीं है। तो ऐसा भी हुआ था। आगे देखते हैं अब। एंड आगे हम देखते हैं कि भाई stringent policies laid out by the East India Company destroyed the traditional Indian economic foundation। ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बुक में दिए हुए हैं कि भाई जो पॉलिसीज़ थी ऑब्वियसली जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई stringent पॉलिसीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की जिसने ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमिक फाउंडेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाई लेवल टैक्सेशन थी, रेवेन्यू सेटलमेंट मेथड से जो अनपॉपुलर थे, मतलब जो सही नहीं माने जाते थे, एंड लेफ्ट द पेजेंट्स हेल्पलेस इन एक्सट्रीम टैक्सेशन और रेवेन्यू सेटलमेंट्स की वजह से जो पेजेंट क्लास थी वो बिल्कुल बेसिकली हेल्पलेस हो गई थी, और उनके लॉसेस इतने थे कि वो अनरिकवरेबल लॉसेस थे, बेसिकली परमानेंट इंडेटनेस में आ गए थे वो। दिस लेट देम टू टेक लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स। मनी लैंड इस बिकॉज ऑफ देयर अनरिकवरेबल लॉसेस दे वर फोर्स्ड टू take money from the lenders and traders at an exorbitant amount of interest rates। और ऑब्वियसली वही दे तो पाते ही नहीं थे वो। मोस्ट ऑफ द टाइम यही केस रहता था कि वो जब उन पे इनकम ही नहीं है तो वो इनके पैसे वापस कैसे करेंगे। एंड होता क्या था फिर, ये जो मनी लैंडर्स थे ये इनके जो पेजेंट्स के जो लैंड वगैरह हुआ करते थे ये इविक्ट कर देते थे इनके लैंड से इन्हें, और ये लैंड ले लेते थे मनी लैंडर्स जो थे इनका। एंड
द रिजल्ट वॉज ए परमानेंट इंडेटनेस। परमानेंट डेट में आ गए थे हमारे जो पेजेंट क्लास थी, और ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, ये एक नई क्लास एमर्ज हो गई थी, एमर्जिंग एज द न्यू लैंडलॉर्ड क्लास, जो कि क्लासिक ज़मींदारी सिस्टम को भी जिसने डिसइंटीग्रेट कर दिया था। जो लो लेवल ज़मींदार थे वो भी बेसिकली अब हैंड टू माउथ वाली पोजीशन में आ चुके थे। अपार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट्स, ब्रिटिश रूल ऑल्सो डिस्ट्रॉय द लाइवलीहुड ऑफ द आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट पीपल। पेजेंट्स तो डिस्ट्रॉय हुए हुए थे इनकी पॉलिसीज से, उनकी लाइवलीहुड। ये जो हैंडीक्राफ्ट और आर्टिसंस एंड आर्टिस्ट, पोएट्स वगैरह जो भी हुआ करते थे रूलर्स की कोर्ट्स में और नोबल्स के यहाँ जो हुआ करते थे लोग, सिंस रूलर्स तो थे ही नहीं भाई, एनेक्सेशन पॉलिसीज, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वगैरह जो भी थी, ये इनके द्वारा इन्होंने, कंपनी रूल ने काफ़ी सारी स्टेट हथिया ली। हथियाने के बाद रूलर का तो भाई कुछ रहा ही नहीं। तो हुआ क्या, ये इन पे खुद कुछ बचा ही नहीं, एंड दे कुड नो लॉन्गर अफोर्ड टू बी द पेट्रन्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क। और आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क के वो पेट्रन्स अफोर्ड ही नहीं मतलब कर पाते थे आर्ट एंड क्राफ्ट वाले लोगों को पैसे दे के उनसे मतलब काम कराना, जो भी ये पुराने टाइम में चलता था किंगडम्स में। इससे इनडायरेक्टली अफेक्ट हमारे आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट पीपल हुए, ऑब्वियसली, बिकॉज जब उनके काम की नीड ही नहीं थी, नीड इन द सेंस जब ये जो उनके काम का, जो उनका काम लेते थे वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, बेसिकली उनकी नीड ही ख़त्म हो गई। एंड इकोनॉमिक कॉजेस में हम आते हैं नेक्स्ट, जिसका है कि ब्रिटिशर्स ऑल्सो फोर्सफुली पुश्ड ब्रिटिश गुड्स ओवर द इंडियन गुड्स। ये क्या करते थे, इन्होंने फोर्सफुली जो ब्रिटिश गुड्स था, इंडियन स्वदेशी गुड्स के ऊपर पुश करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब इंडियन सामान ना लो लोग और हमारा सामान लो, इनका ये कहना था। एज अ रिजल्ट द आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन हैड टू लुक फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऑब्वियसली लोगों का काम ख़त्म कर दिया इन्होंने, अपना सामान ले आए, पॉलिसीज ऐसी ले आए, और जो हमारे क्लासिक जो टिपिकल इंडियन सोसाइटी थी उस पर कुछ काम रहा ही नहीं। ब्रिटिश गुड्स ले आए अपना, और पॉलिसीज़ के थ्रू ट्रेडिशनल जो इकोनॉमी थी उसको डिस्टर्ब कर दिया, एंड रूलर्स वगैरह भी अब बहुत कम रह गए थे। एज अ रिज़ल्ट क्या जो रिज़ल्ट हुआ, इनकी इनकी जो लाइवलीहुड थी वो डिस्टर्ब हो गई, जो नॉर्मल लोग थे, और न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं, क्योंकि नो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। भाई अपना अपना सामान वहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे, इंडियन गुड्स को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर रहे थे यहाँ पे, और कोई मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर रहे थे, तो लोगों पे कोई काम रहा ही नहीं। जाएँ भी तो जाएँ कहाँ। मोस्टली लोग ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल, इंडिया में एंड में यही रहता है कि भाई एग्रीकल्चर कर लेना चाहिए, तो एग्रीकल्चर पे चले गए ये लोग, और एग्रीकल्चर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे फेमाइंस एंड इनफर्टाइल लैंड काफ़ी ज़्यादा है, तो इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में मेनली, उस वजह से हर बंदा एग्रीकल्चर पे भी शिफ्ट नहीं कर पाया था। एंड हाई टैरिफ्स वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन मेड गुड्स। हाई टैक्सेशन इंडियन मेड गुड्स पे कर दी गई थी, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू सर्वाइव। जो मर्चेंट एंड ट्रेडर्स थे उनका सर्वाइवल भी अब एक जो है काफ़ी रिस्की हो चुका था, क्योंकि जो उनका काम था, ऑब्वियसली दे वर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है इन लोगों का, हाई टैक्सेशन की वजह से वो भी इंडियन मेड गुड्स पे, जो ये लोग एक्सपोर्ट वगैरह करते थे अपना, खादी, सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस वगैरह जो भी रहते थे उस टाइम पर, वो सब बेसिकली केम टू एन एंड, और ड्यू टू हाई टैक्सेशन। और जो एट द सेम टाइम द टैरिफ वाज लोअर्ड ऑन द ब्रिटिश इंपोर्टेड गुड्स। जो ब्रिटिश इंपोर्टेड गुड्स थे उस पर, इन पे तो बढ़ा दी इंडियन गुड्स पे, और ब्रिटिश इंपोर्टेड गुड्स पे टैरिफ घटा दी। तो ये सब पॉलिसीज़ थी इनकी, जिन जो आप देख सकते हैं कि जिसकी वजह से रिवोल्ट, जो लोगों में गुस्सा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और एंड में वो रिवोल्ट के फॉर्म में टूट गया। अब है ज़मींदार्स ऑफन सॉ देयर लैंड फॉरफिटेड विद द यूज़ ऑफ को वारंटो। को वारंटो का मिसयूज़ करके जो ज़मींदार्स थे उनका जो लैंड था कॉन्फिस्केट कर दिया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और जो उनका स्टेटस था वही सोसाइटी में, ज़मींदार उस ज़माने में, ताल्लुकदार, ज़मींदार, मनी लैंडर्स वगैरह जो भी थे, इनको बहुत रिस्पेक्ट, मतलब इन पे पैसा था ऑब्वियसली, तो इन्हें पावरफुल लोग माना जाता था। लेकिन भाई अब इन पे लैंड नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। जो लो लेवल के ज़मींदार थे, सारे नहीं, जो स्मॉल लेवल के ज़मींदार थे, तो उनका जो स्टेटस था वो लोगों की नज़रों में गायब ही हो गया, कि भाई हम, तुम भी हमारी तरह ही हो,
अब जब तुम पे कुछ लैंड नहीं, कुछ भी नहीं, तो तुम नॉर्मली तो हो, तो दे लॉस्ट देयर स्टेटस इन द विलेजेस. In Awadh, 21,000 talukdars had their estates confiscated and suddenly found themselves without a source of income. सिर्फ अवध में 21,000 जो ताल्लुकदार थे उनके कॉन्फिस्केट कर लिए गए थे, जो स्टेट्स फार्म्स लैंड्स जो भी बोलेंगे, जिसकी वजह से दे फाउंड देमसेल्फ सडनली विदाउट ए सोर्स ऑफ इनकम. उनकी सोर्स ऑफ इनकम ही एकदम सडनली जो है ख़त्म कर दी गई थी. These dispossessed तालुकदार seized the opportunity presented by the sepoy revolt to oppose the British and try to regain what they had lost. तो ये जो लास्ट पॉइंट है, ये हमें ये दिखाता है कि जो dispossessed तालुकदार, dispossessed in the sense कि their possessions were taken away from them, so they were basically left dispossessed of their assets and what not. तो इसका मतलब ये है कि ये इनका जो ज़मीन या estates, फार्म, लैंड वगैरह वगैरह जो भी हथिया लिया था अंग्रेज़ों ने, इन्होंने जो सीपोय म्यूटिनी स्टार्ट हुआ था हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी सीज़ करा. इन्होंने इसे एक मौका देखा कि भाई ये तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे. इन्होंने इसको लेकिन ये देखा कि इस लड़ाई के थ्रू हम अपना जो हमसे लिया गया है हम उसको वापस ले लेंगे अंग्रेज़ों से. सो इससे हमें ये भी पता चलता है कि देयर वॉज ए लैक ऑफ यूनिफाइड गोल एंड ए यूनिफाइड विजन इन दिस पर्टिकुलर रिवोल्ट. हैंस जो काफ़ी क्रिटिक्स हैं वो इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से काफ़ी दूर था. ओके, सो ये हमारे इकोनॉमिक कॉजेज़ थे. एक और रहता है इकोनॉमिक कॉजेज़ में हमारा, जो कि है दी रूइन ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीज दी, जो कि हमने अभी ये डिस्कस करा था कि भाई इंडस्ट्रीज़ ख़त्म, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले बंदों का बिजनेस ख़त्म, ट्रेडर्स ख़त्म, मर्चेंट्स ख़त्म. तो क्या रहा भाई, एक ही ऑप्शन बचता है एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी मतलब था ही नहीं उस ज़माने में, और वो सपोर्ट ही नहीं कर पाया भाई. इतना लैंड ही नहीं था एग्रीकल्चरल जो फर्टाइल लैंड हो जहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो ही जा सके, वो ऐसा कोई था ही नहीं. तो सब इट कुड नॉट सपोर्ट ऑल पीपल एट द सेम टाइम. भाई सब एकदम से अगर लैंड पे कूद जाएंगे कि भाई मैं भी खेती करूँगा, मैं भी खेती करूँगा, तो उसका भी कोई आउटकम नहीं था, जिसकी वजह से कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी हो गया था उस टाइम पर. तो ये हमारे इकोनॉमिक कॉजेज़ थे जो बुक में दिए गए हैं. एंड थॉरली आप अगर इन्हें पढ़ेंगे तो इनमें मेजर पॉइंट्स यही हैं जो हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं. अब अगर हम पॉलिटिकल कॉजेज़ पे जाएं, तो मेन फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि द ईस्ट इंडिया कंपनीज ग्रीडी पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस इन द नेशंस. तो वही पॉलिसीज़ वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे भी कि भाई ये जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी इनकी एक्सपेंशन करने वाली, अफेक्टिव कंट्रोल, सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके थ्रू इन्होंने झांसी भी कैप्चर करी थी, जिसमें रानी ऑफ झांसी इन्वॉल्व हुई थी फिर. तो इट रिजल्टेड इन इट्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल प्रेस्टीज इन द कंट्री. इन सब कामों के द्वारा जो छोटी मोटी इज्जत थी अंग्रेज़ों की, वो जा चुकी थी पूरी इंडियन लोगों की आंखों में से. ऐसी पॉलिसीज़ ने जो कंसर्न और सस्पिशन भी पैदा करे थे रूलिंग प्रिंसेस में. इंडिया के जो रूलिंग प्रिंसेस थे वो कंसर्न थे भाई कि ये भाई ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं, ये सब्सिडियरी अलायंस, ये तो हमें बर्बाद ही कर देंगी बिल्कुल. तो उनके फिर माइंड में सस्पिशंस वगैरह आने लग गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रू इंटेंशन के, कि ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी से रह के क्या इंटेंशंस हैं इनके इंडिया में. दी कोलैप्स ऑफ रूलर ऑल्सो एडवर्सली, और जो ये वही पॉइंट है बेसिकली जो जिसने भाई रूलर्स का जो कोलैप्स हो गया था एनेक्सेशन वगैरह के बाद, एंड दे अफेक्टेड दो सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी विच डिराइव देयर सस्टेनेंस. और इनकी वजह से इनडायरेक्टली वो सेक्टर अफेक्ट हुए थे, सेक्शन सोसाइटी के, जो रूलर्स के थ्रू अपनी सस्टेनेंस पे रखते थे, मतलब जिनकी लाइवलीहुड रूलर्स के द्वारा, रूलर्स के कोई काम या उनकी कोर्ट में कुछ काम करते थे, या कुछ उनके यहाँ कल्चरल या रिलीजियस कुछ भी चलता था कोर्ट में जो चलता था रूलर्स की, वो ना होने के कारण अब इनडायरेक्टली इन लोगों का लाइवलीहुड भी अफेक्ट हो गया था. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. अब हम आ चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ पे. Rampant corruption in the company's administration, especially among the police, petty official, and lower law courts, was a major cause of discontent. तो rampant corruption था obviously, जो लो लेवल पे करप्शन जो आज भी हम इंडिया में देखते हैं, ये जो लो लेवल पे करप्शन हमेशा होता ही है.
और ये भी कहा जाता है कि इट इज़ इन द व्यू ऑफ मैनी हिस्टोरियंस दैट द रैम्पेंट करप्शन वी सी नाउ इज द लेगेसी ऑफ कंपनी रूल। पर्टिकुलरली मैं इस पॉइंट पे एग्री नहीं करता पर्सनली, अगर मेरा ओपिनियन जाना जाए तो, क्योंकि करप्शन सिर्फ करप्ट लोग करते हैं एंड दिस इज़ बेसिकली यूज एन एक्सक्यूज़। ऑब्वियसली ये तो करप्ट थे ही अंग्रेज, लेकिन जो करंट करप्शन है वो इस पॉइंट को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ नहीं करा जा सकता, बट या दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। एंड इन द आइज ऑफ द इंडियंस द कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल इम्पार्टेड अ फॉरेन एंड एलियन लुक। जो इंडियंस थे भाई, ये जो ब्रिटिश थे, ना इनका कल्चर सेम, ना इनका रिलीजन हमारे जैसा, ना इनका खाना पीना, ना इनकी शक्ल, ना कुछ। तो जो फॉरेन एंड एलियन लुक था इंडियंस की आंखों में इनके द्वारा, इनके ब्रिटिश रूल का जो कैरेक्टर था वो पूरा कम्प्लीटली फॉरेन था। कोई पॉलिसी हमारी ऐसी नहीं थी जो इंडियंस के लिए और इनके लिए मतलब जो पैरेलल हो, जो समझ में आए दोनों के कि हाँ अच्छा ये ऐसे है, अच्छा इसलिए ऐसे है। लेकिन एक भी इनका काम ऐसा नहीं था जो इंडियंस को समझ आए या उनके हित में हो। इसलिए ये जो फॉरेन और एलियन लुक से देखा जाता था इन्हें कि ये तो फॉरेनर्स हैं, जो कि वो थे भी, बिकॉज देर वॉज अ ह्यूज कल्चरल डिफरेंस and political difference between India and British and the West. Socio-religious causes. The attempts at socio-religious reforms such as abolition of sati, जो कि हमने डिस्कस करा कि ये जो socio-religious reforms थे बेसिकली ये पॉजिटिव थे भले ही, लेकिन ये जो थे विमेन एजुकेशन, एबॉलिशन ऑफ सती, जैसे कि हमें पता है कि ओल्डर टाइम्स में विमेन एजुकेशन पे कोई मतलब कुछ था ही नहीं पुराने ज़माने में, ना स्कूल्स थे, ना उन्हें अलाउ किया जाता था। और ये सती प्रथा, विडो री मैरिजेज वर नॉट अलाउड। तो ये सब जो है अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसीज़ एंड एक्ट्स के द्वारा चेंज करे थे, बट ये चेंज करना जो है जो लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी को उस टाइम पर जो ये इंटरफेरेंस लगा था और समझ में नहीं आया था कि ये क्यों कर रहे हैं हमारे सोशल एंड रिलीजियस डोमेन्स में, आउटसाइडर आके इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, ये हमारे मैटर पर्सनल हैं, इनमें इनका कोई वो नहीं है, पार्टेक करने का कोई राइट नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं और सोशो रिलीजियस कॉजेज़ पे। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था इनमें ऑब्वियसली कि वाइट हैं हम, एंड काफ़ी ये भी बोलते थे कि जो इंडियंस हैं उन्हें गौरव के उसकी ज़रूरत है, सब ह्यूमंस बोला जाता था इंडियंस को। एंड इनमें ये रेशियल ओवरटोन्स एंड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था नेटिव इंडियन पॉपुलेशन के टुवर्ड्स। और ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एक मेन पार्ट था, मतलब रेशियल एंड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और रेशियल ओवरटोन्स, मतलब ये बहुत रेसिस्ट लोग थे टुवर्ड्स इंडियन पॉपुलेशन। लॉ सच एज रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856 which modified Hindu customs for the instance declaring that a change of religion did not debar a son from। तो ऐसी ऐसी जो पॉलिसीज़ लाए थे, ऑब्वियसली ये पॉलिसीज़ में ही आती हैं। एक बेसिकली ये पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस कॉज कहा जा सकता है इसको। एंड हाँ, तो ये हमारी सोशल रिलीजियस कॉजेज़ थे जो कि स्पेक्ट्रम में दिए हुए हैं। एंड डिसकंटेंट अमंग सीपॉयज एक ये फैक्टर था जिसने रिवोल्ट को बेसिकली किक स्टार्ट करा था। देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कंपनी एंड द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द सीपॉयज। जो कंपनी का रूल था, जो कंपनी के कैंटनमेंट थी, आर्मी थी, एंड जो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन थी, और जो रिलीजियस बिलीफ थे सीपॉयज के, इंडियन सीपॉयज जो थे, उनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि भाई कंपनी रूल ने ये लगा रखी थी रिस्ट्रिक्शन कि भाई कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स नहीं पहनेंगे आप, और ये सब चीज़ें जो है इंडियन सीपॉयज को इंटरफेरेंस लगती थी और उनके रिलीजियस मैटर्स में कि ये हमारा रिलीजन है, हमारी कंट्री है, और हम इसमें कुछ भी पहनेंगे तो ये फिर उन्हें सही नहीं लगा। दे viewed it as an interference in their religious matters। टू द रिलीजियस हिंदू ऑफ द टाइम क्रॉसिंग द सीज, जो उस टाइम पे हिंदूज थे, उन्हें क्रॉसिंग द सीज मेंट लॉस ऑफ कास्ट था उनके लिए। सी क्रॉस करना मतलब लॉस ऑफ कास्ट। तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग की गवर्नमेंट ने एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास किया था, जिसका जो पर्पस था वो ये था कि जो फ्यूचर रिक्रूट्स होंगे बंगाल आर्मी में, उन्हें एक अंडरटेकिंग लिख के देनी पड़ेगी कि उन्हें कहीं भी सर्व करना पड़ेगा जहाँ उन्हें कंपनी या सरकार भेजेगी। तो बेसिकली इसका मतलब तो ये है कि भाई वो तो उन्हें कहीं भी भेज सकते हैं, जिसका मतलब क्रॉसिंग द सी भी हो सकता है, इसका मतलब लॉस ऑफ कास्ट। तो ये भी एक तरीके से ये जो एक्ट था पर्टिकुलर
जिसका नाम था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो पास किया गया था 1856 में। ये भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से डिसकंटेंटमेंट सीपॉयज़ में उत्पन्न हुई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अ मोर इमीडिएट कॉज फॉर द डिससेटिस्फैक्शन वाज द ऑर्डर दैट दे वुड नॉट बी गिवन फॉरेन सर्विस अलाउंस। तो उन्हें भट्टा देने से भी जो है फॉरेन सर्विस अलाउंस का भट्टा भी नहीं मिलेगा। आप सर्व तो कहीं भी करेंगे लेकिन आपको भट्टा भी नहीं मिलेगा। और सर्विंग इन सिंध और पंजाब, सिंध और पंजाब में जब सर्व करेंगे तो आपको भट्टा नहीं मिलेगा। द एनेक्सेशन ऑफ अवध, और इसमें एक ये पॉइंट भी है कि जो एनेक्सेशन ऑफ अवध हुई थी जब, एंड होम ऑफ मैनी सीपॉयज़, काफ़ी सारे सिपाही अवध के ही हुआ करते थे उस टाइम, तो उन्होंने और भी ज़्यादा सिपाहियों में गुस्सा पैदा कर दिया था। Racial discrimination prevented the Indian sepoys to get promoted. Obviously, the point that we discussed in the previous page, by racial discrimination, racial overtones, racial remarks, feeling that they're superior to the Indian people वगैरह जो था, ये इन्होंने इंडियन सीपॉयज़ को कभी प्रमोट नहीं करा था। ये मतलब कभी करा नहीं था, इन द सेंस कि बहुत डिफ़िकल्ट और रेयरली प्रमोशन होते थे, एंड एन्जॉयड कोई प्रिविलेजेस वगैरह नहीं थी इंडियन सीपॉयज़ के लिए। द सीपॉय वॉज इन फैक्ट ए पेजेंट इन यूनिफॉर्म। So this statement sums it up perfectly. And the final nail in the coffin was the introduction of the Enfield rifle. जो Enfield rifle वाला incident था कि भाई the grease wrapping paper of the rifle had to be bitten off before loading and the grease was reportedly made of beef and pig fat. तो ये जो रूमर्स थे या रिपोर्ट्स थी जो भी थी कि ये जो एनफील्ड राइफ़ल एक नई राइफ़ल जो आ रही थी उस टाइम पे, जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, उस टाइम पे आर्मी में अपनी इन्होंने जो लॉन्च करी थी, तो ग्रीस जो रैपिंग पेपर था उसका राइफ़ल का, उसे हैड टू बी बिटन ऑफ, उसे मुंह से काटना पड़ता था बिफोर लोडिंग, जिसका मतलब है, और ये अफवाह थी या फैक्ट था ये तो अनक्लियर है, कि द ग्रीस वॉज रिपोर्टेडली मेड ऑफ बीफ एंड पिग फैट। तो ऑब्वियसली बीफ का मतलब तो भाई काउज है, और काउज आर सेक्रेड टू द हिंदूज, एंड पिग जो है वो टाबू है मुस्लिम्स के लिए। तो ये एक काफ़ी बड़ा जो है डिसकंटेंटमेंट का काफ़ी बड़ा फैक्टर बना सीपॉयज़ के अमंग। द सीपॉयज़ फेल्ट देयर रिलीजन वॉज इन ग्रेव डेंजर। तो सीपॉयज़ को अब ये लग गया था कि भाई जो उनका रिलीजन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है अंग्रेज़ों के लिए, और ये एक बहुत ये मेजर इशू था जिसकी वजह से रिवोल्ट बेसिकली स्टार्ट हुआ था। बेसिक स्टार्ट तो नहीं, ये उन इश्यूज़ में से एक था जिसने इसे किक स्टार्ट करा था। एंड द ग्रीस कार्ट्रिजेस डिड नॉट क्रिएट, क्योंकि जो स्टार्ट जो हुए थे मेजर इश्यूज तो काफ़ी सारे थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, सोशो रिलीजियस, ये सब हम डिस्कस तो कर चुके हैं, वो भी पार्ट ही हैं इस रिवोल्ट के स्टार्ट होने के रीजंस का। लेकिन ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से ये एक्चुअल में बिगिन हुआ, मतलब जो गुस्सा लोगों का फाइनली इसमें टूट चुका था इन चीज़ों से, तो ये एक्चुअली में लोगों ने एक्शन लेने का मतलब एक्शन ले लिया था। दी ग्रीस कार्ट्रिजेस डिड नॉट क्रिएट ए न्यू कॉज, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि जो ग्रीस कार्ट्रिजेस वाला इंसिडेंट था, इसने एक नया कॉज तो नहीं बनाया था, लेकिन न्यू कॉज ऑफ डिसकंटेंट, लेकिन सप्लाइड दी ओकेजन ऑफ सिमरिंग डिसकंटेंट। इसने जो डिसकंटेंटमेंट सिमर हो रही थी लोगों में, जो उबल रहा था ये अंग्रेज़ों के प्रति डिसकंटेंटमेंट, ये ऐसा ओकेजन बना कि वो टूट ही गया था, कम आउट इन दी ओपन हो गई थी वो डिसकंटेंटमेंट, or sparked the first war of independence. So this was the discontent among sepoys. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस पूरे रिवोल्ट का, एंड तो इसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं जो बुक में दिया गया है। और ये हमारा जो फाइनल, जैसे कि हमने देखा था कि भाई इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स टेक्निकली एक कॉज नहीं था, बेसिकली ये इन्फ्लुएंशियल फैक्टर था। द लॉसेस दैट द ब्रिटिश सफर्ड इन द फर्स्ट अफगान वॉर 1838 to 1842, पंजाब वॉर्स 1845 to 49, एंड द क्रीमियन रशियन वॉर्स जो थे 1854 से 56 में, प्रूव्ड दैट द ब्रिटिश वर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड कुड बी डिफीटेड। इन्होंने जो इन्फ्लुएंस करा, जो कॉन्फिडेंस पैदा करा इंडियंस में कि द ब्रिटिश शर्स
कैन बी डिफीटेड। ऐसा इनसे ये कॉन्फिडेंस जो मिला इंडियंस को ये था कि भाई ये कोई सुपर ह्यूमंस नहीं है, सुपर पावर नहीं है, ये इन्हें भी हराया जा सकता है क्योंकि दे सफर्ड डिफीट, द ब्रिटिशर सफर्ड द डिफीट इन दीज पर्टिकुलर वॉर्स। सो ये इन्फ्लुएंशियल फैक्टर था एक तरीके का। मेजर कॉज तो आई डोंट नो, बट ये इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ज़रूर था। सो इस जो पर्टिकुलर चैप्टर में है हमने देखा कि क्या मतलब जो इवेंट्स थे हम ये कवर कर चुके हैं, मेजर कॉजेस कवर कर चुके हैं। एंड अब हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि बिगिनिंग एंड नेशन वाइड आउटस्प्रेड, सप्रेशन, फेलियर, unity, and all the remaining aspects of the chapter. And I hope that you found this lesson useful, and आगे हम continue करेंगे with our next video, and so take care.